हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की क्लास हम लोगों ने यूपी स्पेशल के लिए शुरू की है। तो इसमें हम लोग आपकी आगामी परीक्षा जो यूपी आरओ की एग्जाम है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है 17 मार्च को, इन दोनों ही एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस में आए हुए जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस में आए हो पिछले, या आरओ में हो, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, मेंस में हो, या यूपी पीसीएस आयोग के द्वारा कई सारी वैकेंसीज और भी होती हैं जो टीचिंग डिपार्टमेंट्स होती है या स्टाफ नर्सिंग्स होती है। तो जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को इसमें समाहित किया गया है। जो यूथ कंपटीशन की बुक आती है, बहुत ही स्टैंडर्ड बुक होती है, जैसे घटना चक्र वैसी यूथ की है। तो उसी बुक की पीडीएफ को आज हम लोग शुरू करेंगे और आगे की 6 से 7 क्लास में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें चैप्टर वाइज जो है कि पूरे पीवाईक्यू रहेंगे। चैप्टर वाइज की अगर हम बात करें तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कि इन्होंने एक विषय सूची दे रखी है, उसके आधार पे हम लोग कवर करेंगे। जैसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिलेगा कि यूपी का एक संक्षिप्त अवलोकन होगा, फिर यूपी की फिजिकल कंडीशन क्या है, क्लाइमेट या मृदा कैसी है, वनस्पतियां, नदियां, झील, कृषि पशुपालन में क्या स्टेटस है यूपी का, सिंचाई और बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, चाहे वो गंगा पे हो, चाहे माता टीला बांध हो, बेतवा नदी पे, अलग अलग जो होती हैं, पर्यटन, उद्योग, खनिज, परिवहन, इतिहास। तो यहाँ के बाद फिर हम इतिहास वगैरह भी देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का इतिहास क्या रहा, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या रहा, एंशिएंट में कैसा रोल रहा, मिडवल में यहाँ की कला, संस्कृति, नृत्य, मेले, उत्सव, जो कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इसी तरीके से पत्र पत्रिकाएं, जनजातियां, शिक्षा व्यवस्था, राजनीतिक प्रशासन और जनगणना, प्रादेशिक घटनाक्रम, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जो आपके लेटेस्ट बजट से रिलेटेड 2023-24 का जो बजट आया यूपी का, और उस पे बेस्ड कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग कवर करेंगे। तो बहुत अच्छा रहेगा सीरीज ये आपका, जो कि आपके आरओ एग्जाम और यूपी पीसीएस में यूपी से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। यहां से आप पूरी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और हम लोग बेहतर तरीके से इसको कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया कि कहाँ कहाँ से प्रश्न लिए गए। जैसे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को यूपी पीसीएस मेंस में भी लिखा गया है। आरओ के जो प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम होते थे, लोअर सबऑर्डिनेट, राजस्व निरीक्षक का एग्जाम, वन संरक्षक, खाद्य सुरक्षा, तो आप देखोगे ये सारे एग्जाम यूपी पीसीएस ही कंडक्ट करा रहा है। खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम, तो हर प्रकार के जो एग्जाम में प्रश्न पूछे गए यूपी स्पेशल, वो सारे के सारे इसमें शामिल किए गए। तो बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज रहने वाली है और बहुत मजा आएगा आप लोगों को करके। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, और साथ ही साथ इसकी जितने भी चैप्टर्स की क्लासें वो सभी हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले संक्षिप्त अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारी चीजों को अपडेट भी किया गया है जो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संक्षिप्त अवलोकन में पहला ही प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था 1950 से पहले, उसके बाद 1950 में 24 जनवरी को ही इसका नाम बदल के उत्तर प्रदेश कर दिया गया और उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाने लगा कि प्रतिवर्ष 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्योंकि 24 जनवरी इसलिए क्योंकि इसी वर्ष 1950 को इसका तत्कालीन जो नाम था संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंस, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। लेकिन इससे पहले जो अखिलेश जी की गवर्नमेंट थी या मायावती जी की गवर्नमेंट थी, या इससे पहले और भी लोगों की गवर्नमेंट थी, किसी ने उत्तर प्रदेश दिवस को आयोजित नहीं किया। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ जी ने 2017 में सत्ता में आने के बाद 2018 से 24 जनवरी को हर बार यूपी दिवस मनाने का आयोजन किया और तब से प्रत्येक वर्ष हम 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। तो याद रखना, ये देखिए यहाँ पे अपडेट भी सारी चीजें की गई हैं, तो आपको वो सारी चीजें यहाँ पे पता चलेंगी। जरूरत पड़ने पर हम मैप का भी प्रयोग करेंगे जिससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये था आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है, यानी कि लैंड एक्वायर्ड जो करते हैं, हमारा जो उत्तर प्रदेश की लैंड है, भूमि है, वो कितनी आती है पूरे भारत की। तो पहले तो आपको भारत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। तो भारत का क्षेत्रफल कितना होता है दोस्तों? 32,87,963 किलोमीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें यूपी का कितना हिस्सा है? तो यूपी का होता है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसकी प्रतिशत की बात करूंगा तो इसका प्रतिशत होता है 7.33। और अगर हम पूरे विश्व में अगर हम भारत की बात करेंगे तो पूरे विश्व में भारत का होता है 2.5% के आसपास होता है, जबकि 17.5% के आसपास जनसंख्या का होता है। तो यहाँ पे यूपी का पूछा जा रहा है पूरे भारत के सिनेरियो में। तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जिसकी सीमा भारत के 8 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरीज यानी टोटल 9 को स्पर्श करती है उत्तर प्रदेश की। इसको भी हम लोग मैप के द्वारा समझ लेंगे आगे। और इसका क्षेत्रफल जो है भारत का क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत चौथा
मतलब उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। जबकि जनसंख्या की बात करेंगे तो यूपी आपका पहले नंबर पे है। अब यहां पर बात आती है कि क्षेत्रफल के आधार पर जब चौथा है तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? तो पहले पे मैं आपको बता दूं राजस्थान है, दूसरे पर आपका एमपी हो जाएगा, और तीसरे पर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, और चौथे पर आपका यूपी हो जाएगा। तो ये क्षेत्रफल के आधार पर भी मैंने आपको बताया, और कितना प्रतिशत है ये भी चीज क्लियर हो गई। उत्तर प्रदेश ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? क्योंकि जो हमारा यूपी की जो मोहर होती है, यूपी की जो सरकार का जो राज चिन्ह है, उसमें आप देखोगे बीच में एक तीर धनुष होता है और साइड में दो मछलियां होती हैं। तो वो मछली रूमी दरवाजे से ली गई है, जो कि लखनऊ के रूमी दरवाजे के ऐतिहासिक स्मारक से जुड़ा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया गया। रूमी दरवाजा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण आसफ उद्दौला 1784 में किया गया, और आसफ उद्दौला के द्वारा ही वहां पे एक क्या कहते हैं उसको, जिसे हम लोग भूल भुलैया कहते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके आसफ उद्दौला ने ही निर्मित की थी। तो यहां से एक और आपका प्रश्न बन गया कल्चर के रूप में कि रूमी दरवाजा किस जगह स्थित है? तो रूमी दरवाजा आपका आगरा, बनारस वगैरह जो ऑप्शन आएगा तो आपको पता रहेगा कि लखनऊ में स्थित है। क्यों पता रहेगा? क्योंकि आपने इसकी क्लास की है। आगे देखते हैं यहां पर कि उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? अब सबसे छोटे को लेकर कई बार होता है, डिबेट हो जाती है कि भदोही सबसे छोटा है, जिसको संत कबीर नगर कहा जाता है, या हापुड़ सबसे छोटा है, या बागपत सबसे छोटा है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हापुड़। और आप देखोगे ये प्रीलिम्स 2021 का प्रश्न था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा जिला आता है वो आता है हापुड़, जिसका स्क्वायर में कितना 660 किलोमीटर स्क्वायर है। और जबकि सबसे बड़े दृष्टि अगर हम बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी जो है, जो सीतापुर के पास है, लखीमपुर खीरी, जहां पर आपको दुधवा टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है, ये सबसे बड़ा जिला माना जाता है यूपी का। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब यहां पर हम एक बार मैप को देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरीके से याद हो जाए। और ये आरओ के एग्जाम प्रीलिम 2021 का पूछा हुआ लेटेस्ट प्रश्न है। तो पहले हमको देखना है यहाँ पे बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी। तो देखिए कुशीनगर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कुशीनगर नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता, बल्कि महाराजगंज करता है। कुशीनगर महाराजगंज गोरखपुर के बाद नीचे आता है, जो आपके बिहार से बाउंड्री शेयर करता है। गोपालगंज एक जिला है बिहार का जो कुशीनगर से सीमा साझा करता है, लेकिन नेपाल से नहीं। तो इसको जरा मैपिंग के साथ हम सातों जिले एक क्रम वाइज हम जरा स्टडी कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये यूपी का एक लेटेस्ट मैप है, और अगर एक छोटी सी बाउंड्री मैं दिखाना चाहूं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा पहले मैं इसे जूम कर लूं ताकि आपको और आसानी से क्लियर विजिबल हो जाए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो लाइन खींची जा रही है, और यहां पर एक लाइन दिख रही है, इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? नेपाल। तो यहां पर 7 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, और कई बार इसको क्या होता है, ये नॉर्थ का हिस्सा है और ये आपका साउथ का हिस्सा है, तो कई बार उत्तर से दक्षिण के क्रम में पूछ लिया जाता है। तो आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पे आपको पीलीभीत देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पे लखीमपुर खीरी मिलेगा, फिर यहाँ पे बहराइच मिलेगा येलो कलर में, फिर श्रावस्ती हो जाएगा, इसके बाद बलरामपुर मिलेगा, फिर उसके बाद आप देखोगे सिद्धार्थनगर है, और फिर लास्ट में महाराजगंज आएगा। तो अगर मैं इन शॉर्ट इसको निकालना चाहूं तो पीलीभीत मिला, लखीमपुर मिला, बहराइच मिला, उसके बाद श्रावस्ती मिलेगा, फिर बलरामपुर होगा, फिर सिद्धार्थनगर होगा, फिर उसके बाद महाराजगंज। ये पूरे के पूरे जो 7 जिले हैं, 7 जिले ये पूरे बाउंड्री शेयर करते हैं। तो आप देखोगे 2 बी के बीच में एक एस है, या 2 एस के बीच में एक बी शामिल है। तो लगातार न तो आपका श्रावस्ती सिद्धार्थनगर हो सकता है, न लगातार बहराइच और बलरामपुर हो सकता है। तो ये क्रम वाइज है। और आपसे प्रश्न में क्या पूछा? कुशीनगर। तो कुशीनगर की मैं लोकेशन आपको दिखा दूं तो यहां पे रहेगा, ये रहा कुशीनगर आपका। जबकि महाराजगंज के पास ये गोरखपुर है। कुशीनगर किससे बाउंड्री शेयर कर रहा है? बिहार से कर रहा है। तो इस तरीके से उस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? कुशीनगर इससे बाहर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुशीनगर। जबकि बलरामपुर भी बाउंड्री शेयर कर रहा है, श्रावस्ती भी, लखीमपुर खीरी भी। तो कैसे हमने बताया कि सबसे पहले आपको पीलीभीत शुरू करना है, फिर पीलीभीत के बाद लखीमपुर खीरी, फिर बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर बलरामपुर, फिर सिद्धार्थनगर, और फिर लास्ट में महाराजगंज। तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं उत्तर प्रदेश के अधीन। यहां पर आप क्रम वाइज देख भी सकते हो, जो मैंने आपको बताया कि 7 जिले नेपाल से सीमा साझा करते हैं, जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज जिले नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। लेकिन मैंने आपको क्रम वाइज बताया ताकि क्रम से पूछ लिया जाए तो भी याद रहे, और बिना क्रम के पूछेगा तो भी आपको याद रहेगा। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है? तो 2 मछलियां दिखती हैं, धनुष भी दिखता है, और धनुष पे चढ़ाया गया तीर वो भी दिखता है, लेकिन मोर हमें नहीं दिखता, क्योंकि मोर हमारा राजकीय नहीं बल्कि राष्ट्रीय पक्षी माना जाता है। तो मोर इसमें नहीं शामिल है। तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सारस, क्योंकि मोर की बात करेंगे तो ये राष्ट्रीय पक्षी है और सारस की बात करेंगे तो ये हमारा राजकीय पक्षी है। अब यहाँ पे कुछ एक ही साथ हम प्रतीकों को पढ़ लेते हैं। जैसे आप देखोगे कि राजकीय पशु की बात करेंगे तो बारहसिंगा हमारे यहाँ देखने को मिलता है। राजकीय पक्षी हमारा सारस या कभी कभी क्रॉन्च भी आ जाता है आपका ऑप्शन में। राजकीय वृक्ष की बात करेंगे तो अशोक, बहुत सारे लोग इसको पीपल को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश होता है और ये लाल रंग का होता है। दोस्तों आप गूगल पे विजिट करेंगे पलाश पुष्प को, तो जब ये अपने मौसम में जब ये पूरी तरीके से फूल गिर जाते ना तो ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में आग लग गई हो। तो एक इसका यह भी नाम होता है जंगल में आग लगने वाला फूल भी इसके कहते हैं। राजकीय खेल की बात करेंगे तो चाहे वो भारत का हो चाहे हमारे उत्तर प्रदेश का हॉकी है, और राजकीय चिन्ह में एक वृत्त में यानी एक सर्कल में 2 मछली और एक तीर धनुष देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे याद रख लेना। आरओ के एग्जाम में कोई भी अगर प्रश्न आता है तो आप गलत नहीं करोगे। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो अब न्यूनतम क्षेत्रफल की बात की जा रही है। अभी हमने पढ़ा था कि न्यूनतम क्षेत्रफल में जो सबसे छोटा जिला होता है वो होता है आपका उत्तर प्रदेश में हापुड़, और सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी। लेकिन यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको केवल इसमें ही सेलेक्ट करना है। तो इस हिसाब से तो आपको 75 जिले के क्षेत्रफल याद होने चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं अगर नहीं भी याद है, अगर आपने उत्तर प्रदेश का मैप अगर ढंग से देखा होगा तो एक आइडिया लग पाया होगा कि कौन सा क्षेत्र कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है, कौन सा क्षेत्र जिला जो है कि कितने छोटे एरिया में कवर किया गया है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो अंबेडकर नगर सबसे छोटा हो जाएगा, कानपुर नगर उससे बड़ा, गौतम बुद्ध नगर और संत कबीर नगर, तो सॉरी गौतम बुद्ध नगर जो है कि सबसे छोटा हो जाएगा। चलो मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको कैसे आपको समझना है मैप के माध्यम से। अब जैसे ही आप मैप देख रहे हो, आपसे पूछा गया कानपुर, तो अगर मैं कानपुर को थोड़ा सा जूम करूं तो कानपुर हमें कहां मिलेगा भाई? प्रतापगढ़, रायबरेली, और ये रहा कानपुर। तो ये कानपुर को जरा आप देखिए कि इस लोकेशन में आपको दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा। अभी हमें अंबेडकर नगर भी दिया था तो अंबेडकर नगर भी यहीं कहीं होगा, मिल नहीं रहा है, देखिए आप लोग देख लेना इसी में। लेकिन अगर गौतम बुद्ध नगर की मैं बात करूं तो गौतम बुद्ध नगर दोस्तों कितना सा दिया हुआ है, आप ये देखो ना, ये रहा गाजियाबाद छोटा सा, ये ग्रेटर नोएडा हो गया, और इसी को हम लोग गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं। तो बताइए ये छोटा है कि कानपुर छोटा है? तो इस हिसाब से आप अगर मैप को ढंग से देखते होंगे तो आप आइडिया लगा पाएंगे कि कौन सा क्षेत्रफल सबसे छोटा है। हापुड़ की बात करते हैं तो हापुड़ देखिए छोटा सा ही दिख ही रहा है, और लखीमपुर खीरी को देख लीजिए पूरे यूपी में सबसे बड़ा होता है। जबकि दूसरे नंबर पे अगर आप देखोगे तो दूसरे नंबर पे आपका सोनभद्र आएगा जो नीचे लटका हुआ है, ये सेकंड जो है कि लार्जेस्ट जिला माना जाता है यूपी का। तो ये क्लास अगर आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए जो कि आपके व्हाट्सएप पे ग्रुप होते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप होते हैं, तो उन्हें जरूर शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक ये क्लास पहुंच सके। और साथ ही साथ इस क्लास को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि अब ये रेगुलर क्लास आपको देखने को मिलेगी और इसी तरीके से हम इस चीज को कवर करेंगे। और इससे पहले हमने करंट अफेयर्स की सीरीज को भी शुरू किया है जो कि आपकी घटनासार और ई दृष्टि वार्षिकी पर आधारित है। कंप्लीट जो है कि उसे शुरू किया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हो। 2 लेक्चर उसके ऑलरेडी हो चुके हैं, कल तीसरा मिलेगा आपको। तो आते हैं टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद क्रमशः कौन से हैं? अब यहां पर देखिए एकदम वही आंसर दिया है कि नहीं दिया है। तो यहां देखिए सबसे अधिक आपको पता है लखीमपुर खीरी होता है पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे सोनभद्र। तो ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब दूसरे नंबर पे आ रहा है संत रविदास नगर, जिसको हम लोग भदोही भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भदोही। हालांकि भदोही से छोटा आपको हापुड़ देखने को मिलेगा, लेकिन इस ऑप्शन में खीरी के साथ अगर रविदास नगर दिया है तो हम इसी को सही कर लेंगे, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या में आपको अगर कुछ दिया होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लखीमपुर खीरी 7680 वर्ग किलोमीटर, जबकि संत रविदास नगर 1015 वर्ग किलोमीटर था। ये प्रश्नकाल के दौरान था जब हापुड़ को मेरठ से अलग नहीं किया गया था, लेकिन वर्तमान में मेरठ से अलग हो चुका है। हापुड़ एक सबसे छोटा जिला है 660 वर्ग किलोमीटर का, तो सबसे छोटा क्षेत्रफल में यही माना जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है? तो भाई नेपाल किससे बाउंड्री शेयर नहीं करता? तो बलरामपुर से भी करता है, पीलीभीत से भी करता है, श्रावस्ती से भी करता है, लेकिन हमने बस्ती से नहीं पढ़ा था क्योंकि बस्ती गोंडा अंदर है जो कि नेपाल से बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं। केवल 7 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, महाराजगंज, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। अगर मैं बात करूं कि नेपाल जो कि हमारा पड़ोसी देश है, उत्तर प्रदेश के 7 जिले से जो बाउंड्री शेयर करता है, तो लगभग कितने किलोमीटर की बाउंड्री शेयर कर रहा है? तो आप देखोगे 579 किलोमीटर, 579 किलोमीटर उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। तो ये वो सारे फैक्ट हैं जहां से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ताकि आपके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए।
अब यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा राज्य है, मतलब कौन सा स्थान है। तो 2013 का ये प्रश्न पूछा जा रहा है। उससे पहले क्या था कि 2014 में जब तेलंगाना का बंटवारा हो गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो अब 4th नंबर पे आता है। संपूर्ण भारत का 7.33% कवर करता है, जिसको क्षेत्रफल देखेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। और इसमें राजस्थान पहले नंबर पे, मध्य प्रदेश दूसरा, महाराष्ट्र तीसरा, उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर आता है। जबकि यहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन में 4 दिया ही नहीं है, 5वां दिया था, क्योंकि उससे पहले आंध्र प्रदेश की स्थिति होती थी, इसलिए जो है कि उत्तर प्रदेश पीछे रहता था। लेकिन अब अगर हम बात करें तो ये 4th नंबर पे आ गया। और अगर उत्तर प्रदेश की पूरी लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो 650 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण तक है और 240 किलोमीटर ये पूरब से पश्चिम तक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लेना कि पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई ज्यादा है दोस्तों 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण में इसकी लंबाई कम है 240 किलोमीटर। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। आगे प्रश्न को देखें, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यानी उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड के साथ। तो सहारनपुर हमारा जो जिला है ये आपका हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से बहुत छोटी छोटी सीमा बनाता है, और ये सबसे उत्तर का राज्य भी माना जाता है, मतलब उत्तर का जिला माना। सहारनपुर से संबंधित, तो सहारनपुर से संबंधित एक और जानकारी देख लीजिए कि सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठ कला, दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाते हैं। तो जो दारुल उलूम, आपने आंदोलन भी पढ़ा होगा, देवबंद आंदोलन, ये सहारनपुर से शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन सा है। अब सबसे पूर्वी शहर की बात की जा रही है तो बलिया होगा। कैसे होगा मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले की बात करें, सबसे पूर्वी बलिया है और सबसे पश्चिमी शामली है। कैसे होगा वो भी मैं बताऊंगा। और सबसे उत्तरी की बात करेंगे तो सहारनपुर, और सबसे दक्षिणी की बात करेंगे तो सोनभद्र हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं जरा मैप में। अब यहां पर अगर मैं मैप की बात करूं तो आप कैसा बनाओगे, उत्तर दक्षिण ऐसे बनाओगे, नॉर्थ साउथ। तो आप देखोगे कि ये वाला जो एरिया आ रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका ईस्टर्न पॉइंट, और ये वाला जब इस तरीके से ऐसे करके आप लाएंगे सीधे सीधे तो ये हो जाएगा आपका वेस्टर्न पॉइंट। तो यहां पर ये जो आपका बलिया है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका सबसे पूर्वी जिला, और ये आपका जो शामली है ये सबसे आपका पश्चिमी हो जाएगा। अब अगर नॉर्थ साउथ की बात करें, अगर नॉर्थ साउथ की, तो ये रहा ऊपर, सबसे ऊपर सहारनपुर, और सबसे नीचे आप देखोगे कि ललितपुर के भी नीचे आता है आपका सोनभद्र। तो सोनभद्र हो जाएगा आपका साउथ ईस्ट, और सहारनपुर हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि सबसे उत्तरी और सबसे दक्षिणी। तो ये क्रम आपका हो गया। तो इसी तरीके से ये पूरी की पूरी सीरीज हम लोग कवर करेंगे, जिसमें बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके यहाँ पे रहेंगे, और आपका यूपी स्पेशल का सारा समस्या खत्म हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा। हालांकि इससे संबंधित मैंने एक पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी है शॉर्ट नोट्स की, वो भी आप देख सकते हो, टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इस पीडीएफ को भी मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा ताकि आप लोग इसे रिवाइज कर सको, क्लास के साथ स्टडी कर सको। निम्नलिखित जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम क्या है। ये यूपी पीसीएस मेंस 2015 का प्रश्न है। अब देखिए, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम, तो आपको सारे क्षेत्रफल का आंकड़ा पता होना चाहिए। तो फिर वही बात कहूंगा कि एक आइडिया लीजिए, सबसे छोटा कौन सा हो सकता है, गौतम बुद्ध नगर, तो हमने इसको सबसे छोटा कर दिया। हालांकि सबसे छोटा हापुड़ है, इससे बड़ा 1000 के आसपास भदोही है, 1200 के आसपास गौतम बुद्ध नगर है। तो ऑप्शन में जब हमें भदोही नहीं दिया है, हापुड़ नहीं दिया है, गौतम बुद्ध नगर दिया, तो हम वहां से शुरू करेंगे। तो गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। अब देखिए, सोनभद्र आपको 2 ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो आप इसको सी और मतलब बी और डी को काटिए, क्योंकि सोनभद्र सबसे बड़ा है और उससे भी बड़ा है लखीमपुर खीरी, लेकिन ऑप्शन में सोनभद्र दिया है तो हम यहां से ले सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम बाराबंकी से छोटा हमने देखा गौतम बुद्ध नगर होता है, हापुड़ होता है, भदोही होता है, तो हम उसे आंसर बना सकते हैं। तो ये होता है आपका रीजनिंग, यानी आपके दिमाग की रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग आप कैसे इंप्लाई करते हैं, कैसे आप इसे रिवीजन करते हैं। आगे देख लेते हैं। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं पूरी 4 राज्य। सबसे अधिक स्टेट से बाउंड्री शेयर करने वाला एकमात्र ये जिला है हमारा सोनभद्र। तो इससे 4 राज्यों की सीमा बाउंड्री शेयर करती हैं। तो पूरब में अगर आप देखोगे बिहार, उसके पूर्व में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ और पश्चिम में एमपी। तो ये 4 राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं सोनभद्र से। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो सोनभद्र हो जाएगा। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो नोएडा आपको गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत ही उसका हेडक्वार्टर माना जाता है। और नोएडा अर्थात इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें, NOIADA, तो यहां पर नोएडा जो लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है। और नोएडा की जो
फुल फॉर्म होती है वो होती है न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले में स्थित है, गौतम बुद्ध नगर जिले में। तो नोएडा कोई एक अलग से जिला नहीं है, बल्कि गौतम बुद्ध नगर में ही एक अथॉरिटी टाइप से इसको डेवलप किया गया, जो वहां के इंडस्ट्रियल एरिया को डेवलपमेंट करेगी। और वर्तमान में ये एनसीआर रीजन के अंतर्गत आता है। तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों ही उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ये अलग से कोई जिला नहीं है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित जनपदों में से कौन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। अब यहां पर देखिए ऑप्शन आपके पूर्वांचल जिले को दे दिया है, वाराणसी से बड़ा प्रयागराज है, और जौनपुर गाजीपुर की बात करेंगे तो ये भी बड़े हैं, लेकिन वाराणसी सबसे छोटा है, क्योंकि वाराणसी 1535 किलोमीटर स्क्वायर वर्ग किलोमीटर। जौनपुर की बात करेंगे 4000, प्रयागराज की बात करेंगे 5400, और गाजीपुर की बात करेंगे 3300। तो इन 4 राज्य जिलों में आपने देखा स्पेशली जौनपुर सबसे बड़ा है, तो इस आधार पे यहाँ पे वाराणसी सबसे छोटा है। फिर आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम। अब उत्तर से दक्षिण, अगर आपने यूपी के मैप को देखा, हालांकि मैं मैप को जो है कि टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर आप गूगल से भी सेव कर सकते हो बहुत आसानी से। लेटेस्ट डालिएगा जिसमें सारे के सारे 75 जिले आपको देखने को मिले। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर हम बात करेंगे तो देखो कि सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर, ये सही उत्तर आपका होगा। उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो सीतापुर नहीं करता, बल्कि लखीमपुर खीरी करता है। जो भी 7 जिले बाउंड्री शेयर करते हैं वो मैंने आपको बताया भी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है। अब यहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि यहां पर आपको ऑप्शन 8 भी दे रहा है और ऑप्शन 9 भी दे रहा है, लेकिन आपको करना क्या है, सही उत्तर का चयन करना है। आप पहले प्रश्न पढ़ो, इसमें कह रहा है कितने राज्यों, क्या यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम कहेंगे नहीं। तो राज्य अगर पूछ रहा है तो केवल राज्य होंगे 8। लेकिन अगर इसमें कहता है राज्य ऑब्लिक लगा के केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरीज ऑप्शन होता तो आपका उत्तर होता 9, लेकिन केवल राज्य पूछा जा रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 8, कि 8 राज्यों के साथ हमारी बाउंड्री शेयर होती है। तो जरा एक बार इसको मैप पर भी हम लोग देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यूपी का ये मैप है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे ये छोटा सा दिख रहा है हिमाचल प्रदेश, फिर ये हरियाणा आएगा इधर, यहाँ पे हरियाणा ये सारा बाउंड्री है। फिर राजस्थान है जो कि मथुरा और आगरा 2 जिले इससे बाउंड्री शेयर करते हैं। फिर एमपी से 11 जिले शेयर करते हैं बाउंड्री, और साथ ही साथ एमपी के बाद ये छत्तीसगढ़ है। फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड आएगा, बिहार आएगा, और यहाँ पे उत्तराखंड आएगा। तो आप टोटल राज्य गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक यहाँ पे छूट गया 9, और टोटल फिर उसके बाद ये रहा 9वां दिल्ली यूनियन टेरिटरी, इस तरीके से, और एक नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हालांकि मैं इसकी एक डिटेल्ड क्लास जो हम लोगों ने की थी यूपी से 2023 की, उसकी प्लेलिस्ट मैं आपको वीडियो के नीचे लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहां से उस 5 क्लास को अगर आप देख लोगे तो आपका यूपी का डिटेल वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ से एमसीक्यू, तो पूरी की पूरी आपकी यूपी की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती। तो राजस्थान से लगती है, हरियाणा से, लेकिन पंजाब से नहीं लगती है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो जनपद है वो कौन सा है। अब इनमें अगर हम देखें तो संत रविदास नगर ही हो जाएगा, क्योंकि इसी को हम भदोही कहते हैं, और ये लगभग 1000 किलोमीटर स्क्वायर में है। और जबकि सबसे छोटा आता है आपका हापुड़, जो कि 660 किलोमीटर स्क्वायर में आता है। क्लियर है बात यहाँ पे। अब चलिए आगे देख लेते हैं जरा अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। तो भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान है। कितना है 7.33%, और क्षेत्रफल है कितना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी हो जाएगा। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, तो आपका सोनभद्र आता है। इसके बाद बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो पंजाब भी नहीं है, आंध्र भी नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, लेकिन राजस्थान है। राजस्थान से आपका आगरा और मथुरा, ये 2 जिले हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे यूपी से। अब अगर हम बात करें ग्लोब की स्थिति पर, तो यूपी की जो स्थिति है वो ग्लोब पर है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश से। यानी 23 डिग्री 52 मिनट पे क्या मिलेगा आपको, सोनभद्र मिलेगा, और 30 डिग्री 25 मिनट अक्षांश पे क्या मिलेगा, सहारनपुर मिलेगा, क्योंकि हम अक्षांश नीचे से ऊपर जा रहे हैं, न कि नीचे आएंगे। और देशांतर की बात करें तो 77 डिग्री 3 मिनट यानी शामली से शुरू करेंगे, और 84 डिग्री 38 मिनट अर्थात बलिया तक जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको कवर करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो भाई जौनपुर आपका पूर्वांचल में आता है, श्रावस्ती आपके नेपाल वाले क्षेत्र में आता है, महोबा आपका ऐसा है जो बुंदेलखंड के रीजन में आता है, जिसमें महोबा, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर, ये सारे बांदा वगैरह जो होते हैं वो जिले आते हैं इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो नेपाल करता है। अब यहां पर अगर हम देखें, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया? और ये यूपी कांस्टेबल 2018 का प्रश्न है, तो शामली को शामिल कर लिया गया। हालांकि वर्तमान में एनसीआर के अंतर्गत 23वें जिले के रूप में शामली शामिल हुआ। यूपी से 9 जिले एनसीआर रीजन में आते हैं। ध्यान देना कि मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली। अब यहां पर एक ऑप्शन आपसे बन सकता है कि क्या मेरठ इसमें आता है? तो बिल्कुल आता है। क्या अलीगढ़ आता है? तो हम कहेंगे नहीं, अलीगढ़ का नया नाम भी हरिगढ़ हो गया, लेकिन अलीगढ़ आपके एनसीआर रीजन में नहीं आता, जबकि बुलंदशहर एनसीआर रीजन में आता है। एनसीआर में 3 राज्य आते हैं, उत्तर प्रदेश के कुछ जिले आते हैं, राजस्थान के आते हैं, राजस्थान के जैसे अलवर वगैरह आते हैं 2-3 जिले, और हरियाणा आता है, और साथ ही साथ दिल्ली। सबसे अधिक जो राज्य है वो हरियाणा से आते हैं एनसीआर रीजन में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो भाई किसकी लगती है? तो हमने बताया नेपाल के साथ महाराजगंज की सीमा लगती है, गोरखपुर, बलिया, बस्ती की नहीं लगती है। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को किया गया था। इसीलिए 2018 से लगातार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, और उस समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी थे। गोविंद वल्लभ पंत जी थे, या यूं कहें कि यूपी के पहले मुख्यमंत्री वही थे। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? तो अभी हमने पढ़ा बारहसिंगा, जिसको दलदल का मृग भी कहा जाता है। तो राजकीय भाषा की बात करेंगे तो ये हिंदी और उर्दू हो जाएगा। राजकीय चिन्ह की बात करेंगे तो मछलियां और तीर धनुष। राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो पलाश, जिसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा कहते हैं, और इसी का हिंदी में अर्थ होता है जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग, क्योंकि जब ये नीचे फूल गिर जाते हैं तो ऐसा लगता है पूरी की पूरी लाल रंग की आग जल रही हो। राजकीय वृक्ष अशोक होता है, राजकीय पक्षी सारस या क्रॉन्च होता है। अब यहां पर देखिए कुछ मिलान करने के लिए दिया गया, कौन सी नदी किस शहर के किनारे है, या कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। तो बिठूर की बात करेंगे, बिठूर जो कि आपका कानपुर से संबंधित है, तो ये गंगा से संबंधित हो जाएगा। जौनपुर की बात करेंगे तो गोमती से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि जौनपुर, सुल्तानपुर, गाजीपुर, लखनऊ ये सभी गोमती नदी के तट पर हैं। राप्ती की बात करेंगे तो ये गोरखपुर से हो जाएगा, और सई नदी प्रतापगढ़, सई नदी के तट पर प्रतापगढ़ देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैंने अभी बताया कलिहारी या पलाश, पलाश यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर रिपीट हो रही हैं, तो आप इसको फिर से रिवीजन कर सकते हो। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी मैंने बताया, तो सारस या क्रॉन्च भी होता है। उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। 75 जिले इस समय वर्तमान में हैं, और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, और श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी यहाँ की राज्यपाल हैं। तो ये तो था आपका 35-36 प्रश्नों में यूपी का एक छोटा सा सिनेरियो। अब हम पढ़ेंगे यूपी के भौतिक विन्यास के बारे में, कि यूपी का जो विस्तार है, कहाँ पे दलदली क्षेत्र है, कहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, कहाँ पे तराई क्षेत्र है, कहाँ पे बुंदेलखंड जैसा सूखा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र कहाँ पे, ये सभी चीजों को अब हम कवर करेंगे इसमें। तो देख लेते हैं, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? तो 7 जनपद आते हैं बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में। जो बुंदेलखंड का इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलप किया जा रहा है, उसमें 7 जिले आते हैं, जो कि पथरीले होते हैं, पठारी क्षेत्रों से संबंधित होते हैं। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर, ये सारे के सारे जो 7 जिले होते हैं यही इसमें आते हैं। और ये यूपीपीएससी के द्वारा जो हेल्थ इंस्पेक्टर का पेपर होता है उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है? आद्य कल्प का मतलब जो सबसे प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है, तो बुंदेलखंड। क्योंकि अगर आप देखोगे तो बुंदेलखंड कहीं ना कहीं दक्षिण भारत का जो पठार होता है, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, उसी का हिस्सा माना जाता है। और भारत में सबसे प्राचीन या तो अरावली की श्रृंखला मिलेगी, उसके बाद आपको दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिलता है सबसे प्राचीन स्तर पे। तो इस तरीके से बुंदेलखंड में 7 आपके जो है कि जिले आते हैं, और बुंदेलखंड सबसे प्राचीनतम शैली है। क्योंकि विंध्याचल की बात करें, रोहिलखंड, शिवालिक, शिवालिक तो वैसे नवीन पर्वत है, विंध्याचल आपके
बाद में आते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे बुंदेलखंड क्षेत्र आद्य कल्प की प्राचीनतम शैलियों से निर्मित है। बुंदेलखंड मध्य भारत का एक प्राचीन क्षेत्र है। इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी है और इसका प्राचीन नाम जजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था। जो चंदेल शासक आपको देखने को मिलेंगे खजुराहो, जो कि महोबा से 60 किलोमीटर डिस्टेंस पे खजुराहो एक जिला है एमपी का। तो ये जजाक भुक्ति जो चंदेल शासक थे जिन्होंने खजुराहो का मंदिर बनवाया, शिवालिक मंदिर बनाया है, तो उस मंदिर के आसपास का जितना भी क्षेत्र था ये सब जजाक भुक्ति यानी चंदेलों के शासक के अंतर्गत आता था और ये सभी बुंदेलखंड से ही संबंधित थे। तो आगे देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो उत्तर प्रदेश के जनपद हैं और इनका अधिकतम या न्यूनतम क्षेत्र की, तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल है, ये बात सही है। सोनभद्र की बात करेंगे तो यहाँ पे अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल मिलता है, यह भी सही है। सीतापुर सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, तो क्या सबसे अधिक अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट सीतापुर में मिलती है, तो हम कहेंगे कि ये बात सही है कि नहीं। मुझे लगता है यहां पर प्रश्न में पूछा गया होगा अनुसूचित जनजाति, क्योंकि ये प्रश्न का फिर ऑप्शन सही नहीं बैठे, क्योंकि सीतापुर में आपको एससी कैटेगरी तो सबसे अधिक मिलेगी लेकिन एसटी नहीं मिलती है। और संत रविदास नगर में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है ही, ये आपके भदोई में। और देखिए ये आरएफओ मेंस 2021 का प्रश्न है, यूपी पीसीएस के द्वारा जो किया था। अब देखिए यहाँ पे लखीमपुर खीरी में क्या है, सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल, सोनभद्र में सर्वाधिक वन आच्छादित, सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति, इट मींस कि एससी तो सबसे अधिक है, संत रविदास नगर में न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल और संत रविदास नगर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल भी है, हालांकि हापुड़ इससे भी छोटा है। तो एससी कैटेगरी तो सीतापुर में ही मिलती है, लेकिन प्रश्न में यहाँ पूछना चाहिए था एसटी, तब ये वाला ऑप्शन गलत होता। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, तो पूर्व का ग्रास किसे कहा जाता है, क्या गोरखपुर है, बनारस है, मुरादाबाद है या फिर कन्नौज है। तो आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं कि पूर्व का ग्रास का मतलब क्या होता है। तो ध्यान देना कि कन्नौज शहर को हम पूर्व का ग्रास के नाम से जानते हैं। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित था, जब हर्षवर्धन का शासन होता था। यहाँ पर माना जाता है कान्यकुब्ज ब्राह्मण मूल रूप से इसी स्थान के रहने वाले थे। सम्राट हर्षवर्धन के शासन काल में कन्नौज अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया था। वर्तमान काल में यह नगर गुलाब जल, इत्र एवं अन्य सुगंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान कन्नौज शहर अपने इत्र व्यवसाय के अलावा तंबाकू के व्यापार के लिए मशहूर है और मुख्य रूप से कन्नौजी भाषा यहाँ पर बोली जाती है और इसे ही पूर्व का ग्रास कहा जाता है। लेकिन अगर एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि पूर्व का सिराज, ध्यान देना, पूर्व का सिराज किस जिले को कहा जाता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए तुरंत जौनपुर, क्योंकि मिडवल हिस्ट्री के अंतर्गत प्रश्न पूछा गया है। पूर्व का सिराज, सिराज ईरान या इराक का एक शहर होता था, जहां पे फारस का एक शहर, जहां पे शिक्षा पद्धति बहुत एडवांस लेवल की चलती थी। तो सेम उसी तरीके से जौनपुर में भी शिक्षा पद्धति और स्थापत्य कला का बहुत विस्तार हुआ, इसलिए इसको पूर्व का सिराज कहा जाता है। तो पूर्व का ग्रास क्लियर हो गया, पूर्व का सिराज भी क्लियर हो गया। आगे देखें, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। तो देखिए चंदौली भी नहीं है, औरैया भी नहीं है, एटा भी नहीं है, महोबा है, क्योंकि महोबा के साथ 7 अन्य जिले आते हैं, टोटल मतलब 7, जिसमें चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, जालौन है, ललितपुर है, झांसी है, ये सभी बुंदेलखंड कॉरिडोर में आते हैं। देखोगे आप यहाँ पे झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट, तो ये टोटल के टोटल जो 7 जिले हैं यही इसके बुंदेलखंड इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ हिमालय की चोटियां हैं और कुछ राज्य हैं, तो इसका मिलान करने के लिए दिया गया है। और नंगा पर्वत की बात करें, नंदा देवी की, कंचनजंगा की, तो देखिए नंगा पर्वत आपको मिलेगा K2 गार्डविन ऑस्टिन जहां पे है, जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी की बात करेंगे तो उत्तराखंड में। कंचनजंगा की बात करेंगे तो ये सिक्किम में स्थित है। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया है, तो जींद भी शामिल है हरियाणा से, करनाल भी शामिल है और मुजफ्फरनगर यूपी से भी शामिल है। लेकिन मैंने आपको बताया था जब मैं एनसीआर के बारे में बात कर रहा था, 9 जिले यूपी से शामिल है, तो मैंने वहीं प्रश्न बनाया था कि क्या अलीगढ़ इसमें शामिल है कि नहीं। बुलंदशहर शामिल है लेकिन अलीगढ़ शामिल नहीं है। तो कौन कौन से जिले आते हैं इसमें, तो गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर, शामली, इस तरीके से 9 जिले पूरे आते हैं इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कौन सा छूट गया भैया, चलिए आगे देख लेते हैं। अच्छा, राजस्थान के इसमें जो आते हैं 2 जिले वो होते हैं भरतपुर और अलवर। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो ये आपका मध्य प्रदेश की सीमा के अंतर्गत आएगा। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर शेयर करता है, जिसमें आपको इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र, ये सभी के सभी एमपी से बाउंड्री शेयर करने वाले जिले हैं और साथ ही साथ 11 जिले सर्वाधिक इसी से शामिल होते हैं।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो भाई उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित होता है बलिया, जो कि सबसे पूर्वी जिला है। और मैंने ये बताया भी था कि ये बलिया में मतलब बलिया बक्सर से बाउंड्री शेयर करता है। कौन से जिले से? बक्सर से। ये बिहार का जिला है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो नेपाल। नेपाल ही तो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करता है, जिसमें 7 जिले शेयर होते हैं। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है, यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है? तो आप देखोगे हरदोई। क्यों ऐसा कहा मैंने? क्योंकि अगर आप देखोगे तो ललितपुर नीचे लटका हुआ है सोनभद्र की तरह, तो ये एमपी से बाउंड्री शेयर कर रहा है। देवरिया की बात करेंगे तो ये बिहार से बाउंड्री शेयर करता है। सहारनपुर की बात करेंगे तो ये आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से बाउंड्री शेयर करता है। लेकिन हरदोई किसी से बाउंड्री शेयर नहीं करता, बल्कि लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, इनसे घिरा हुआ जिला है। ये जिले अंदर ही है। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा नहीं करती है? तो इलाहाबाद की भी नहीं करती है क्या? इलाहाबाद की करेगी, मिर्जापुर करेगा, इटावा ये भी करेगा, लेकिन अलीगढ़ नहीं करता। ये एमपी से बाउंड्री शेयर नहीं करता, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो उत्तर प्रदेश के 11 जिले जो कि एमपी से बाउंड्री शेयर करते हैं, तो इटावा, जालौन, झांसी, आगरा, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। लेकिन वाराणसी शेयर नहीं करता, चंदौली भी शेयर नहीं करता। चंदौली बिहार से बाउंड्री शेयर करता है अपनी। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो आप देखोगे उत्तराखंड से बाउंड्री शेयर होती है, मध्य प्रदेश से, झारखंड से, बिहार से भी शेयर होती है, लेकिन ओडिशा से हमारी बाउंड्री शेयर नहीं होती है। तो टोटल 9 राज्य आते हैं, जिसमें 8 राज्य होते हैं और एक यूनियन टेरिटरीज। राज्यों में आप शुरू करोगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली यूनियन टेरिटरी, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। तो ये टोटल 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरीज हैं जो बाउंड्री शेयर करती हैं। तो अब यहां पर आप देखेंगे तीसरे चैप्टर को, जलवायु और मृदा। तो इसको भी फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अपनी क्लास को होल्ड करेंगे। तो जलवायु की बात करें तो निम्नलिखित प्रकारों की मिट्टी में से किस एक प्रकार की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता होती है? तो भाई बुंदेलखंड आपके जो दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार है उसी का एक हिस्सा माना जाता है। और दक्षिण भारत के जो प्रायद्वीपीय पठार है इसमें सामान्यतः काली मिट्टी का विस्तार ज्यादा है, इसलिए बुंदेलखंड में भी काली कपास की मिट्टी मिलती है। जबकि जलोढ़ मिट्टी आपको उत्तर प्रदेश के उत्तरी हिस्से मिलती है, जहां पे गंगा का मैदान विस्तारित है। करैल मृदा और विंध्यन मृदा यहाँ पे नहीं मिलती है। तो ए ऑप्शन इस करेक्ट हो जाएगा। तो जरा इसको और समझते हैं कि काली मिट्टी 2 प्रमुख वर्गों की मिट्टी पाई थी, जिसमें काबर भी होता है और इसे मार मिट्टी भी कहते हैं, मार मृदा भी। जल धारण क्षमता बहुत अधिक होती है, उत्पादन क्षमता भी अधिक होती है। यहाँ पे जल को रोकने की क्षमता अधिक होती है और इसे सेल्फ प्लोइंग यानी स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं। लाल मिट्टी की बात करेंगे तो इस मिट्टी को राकर या यरुआ 2 समूहों में विभक्त किया जाता है। जल धारण क्षमता एवं उत्पादन क्षमता बहुत कम होती है। इस मिट्टी की वृहद संरचना के कारण इसमें भू कटाव बहुत अधिक होते हैं। आगे उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा पाई जाएगी? तो कंकरीली और पथरीली, जो कि मैंने इंडियन ज्योग्राफी के शॉर्ट नोट्स में बताया भी है कि किस प्रकार से नदियां जब ऊपर से निकलती हैं तो भाबर, फिर आपका खादर, बांगर, तराई, ये जो भूमि का पैटर्न होता है ये मैंने बहुत अच्छे से बताया। और भाबर क्षेत्र कंकरीली और पथरीली होती है। जबकि बांगर की बात करेंगे तो पुरानी जलोढ़ होती है जहां पे बाढ़ नहीं आती। और खादर की बात करेंगे नवीन जलोढ़ होती है जहां पे बाढ़ सबसे अधिक आती है। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है कहां पे? मिर्जापुर और झांसी के बेल्ट में, यानी बुंदेलखंड के क्षेत्र में। लाल मिट्टी दक्षिणी प्रयागराज, झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जिलों में पाई जाती है। और इस मृदा का जो निर्माण है ये आपके बालुका में जो लाल विंध्यन चट्टानों के टूटने फूटने से हुई है, क्योंकि विंध्यन चट्टान पाई जाती है प्रयागराज, झांसी वगैरह में। और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना तथा जैव मात्रा की कमी रहती है, लेकिन लौह की अधिकता पाई जाती है। और लौह की अधिकता होने की वजह से फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम लोग कहते हैं FeO, इसी की वजह से इस मिट्टी का रंग भी लाल देखने को मिलता है, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता की वजह से। लेकिन पूरे भारत की मृदा को अगर आप जनरलाइज करोगे औसतन रूप से, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना और जैविक पदार्थ या ह्यूमस, इनकी सामान्यतः कमी देखने को मिलती है। लवण प्रभावित मृदाएं उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में है? लवण प्रभावित मृदाएं सामान्यतः वहां देखने को मिलेंगी जहां पर सिंचाई नहरों के द्वारा ज्यादा होती है। तो अब इसका उत्तर क्या होगा? तो देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश के बांगर मृदा वाले क्षेत्र में जहां पर बाढ़ वगैरह नहीं आती, पुरानी जलोढ़ मृदा होती है, इस क्षेत्र में भूमि के समतल होने और जल निकास का उचित प्रबंध न होने से, नहरों से सिंचाई किए जाने से वर्षा की कमी, लवण युक्त जल से सिंचाई की अधिकता, जुताई एक ही गहराई तक करते रहते हैं और इस वजह से क्षारीय उर्वरकों का लगातार उपयोग वगैरह, ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से यहाँ की भूमि ऊसर हो चुकी होती है, यानी बंजर हो चुकी होती है। अब बंजर होने का मतलब जहाँ पे चंबल नदी का भी क्षेत्र मिलेगा, तो जैसे अलीगढ़, मैनपुरी, कानपुर, उन्नाव, एटा, इटावा, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, तो ये वो सभी जिले हैं जहां पर आपको इस तरीके की मृदा देखने को मिलेगी। निम्नलिखित स्थानों में वर्षा ऋतु में कहां सर्वाधिक वर्षा होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है आपके गोरखपुर में, और सबसे कम जो वर्षा होती है वो होती है आपके मथुरा शहर में, क्योंकि मथुरा रेगिस्तान से जुड़ा हुआ क्षेत्र है जो आपके राजस्थान से जुड़ा हुआ है, और वहां पे नमी बहुत कम होती है, ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से वायु वहां पे शुष्क हो जाती है और वर्षा बहुत ही कम होती है। तो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर यानी कि पूर्वांचल के क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है, जबकि पश्चिमांचल यानी मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु, सस्य मतलब कृषि की जलवायु को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। तो जरा इसको अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब जरा भारत का आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया जलवायु क्षेत्रों में, और कितने एग्रो क्लाइमेटिक यानी कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया, ये दोनों आप लोग कमेंट सेक्शन बताइएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो भाबर और तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी शुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान और विंध्य क्षेत्र, तो इतने क्षेत्रों को 9 अलग अलग कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी होती है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाएगी? तो उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पाई जाएगी, क्योंकि मृदा पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो चट्टानों के विखंडन अथवा वनस्पतियों के अवसादों के मिश्रण से बनती है। उत्तर प्रदेश की जौनपुर, आजमगढ़, मऊ जनपद में इन मिट्टियों में पोटास की कमी पाई जाती है। तो ये थे आपके आज के हमारे 3 प्रमुख चैप्टर, और अब हम लोग अगले चैप्टर को अगली क्लास में शुरू करेंगे, प्राकृतिक वनस्पतियां, वन और वन्यजीव। तो कैसी लगी क्लास कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इसी प्रकार की रेगुलर इस क्लास को अपडेट के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, जहां पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी 1 से 2 दिन में, और साथ ही साथ इसकी रेगुलर आपको क्लास की अपडेट भी मिलती रहेगी। और अदर क्लास जैसे करंट अफेयर्स हो गया, घटना चक्र, शॉर्ट नोट्स हो गए, इनकी भी क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड की जा रही है। तो प्लीज चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।